क्वेश्चन नंबर 1 जी। फुली इन्वॉल्व है प्लीज, सीरियस टाइम है। जी सर, ढूंढना अपनी ये है कि किन दो सिचुएशंस में प्रायर एडजस्टमेंट नहीं होनी या होनी, तो 1 में होनी प्रायर पीरियड एरर है, बी में ये जो एस्टिमेट्स हैं ये तो एस्टिमेट चेंज है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स प्रोस्पेक्टिवली चेंज होना है रेट्रोस्पेक्टिवली। सी ये फर्स्ट पेज देखें यार, नहीं पॉलिसी चेंज भी है और फर्स्ट पेज पॉलिसी दो सिचुएशंस में बदलती है, स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर ले। अगर स्टैंडर्ड बदले तो पहले आपने ये ढूंढना होता है कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस तो नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि कैसे बदलनी है, स्टैंडर्ड में खुद ही बताया हो। ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढने क्या होती है, स्टैंडर्ड का वो पैराग्राफ जिसमें स्टैंडर्ड खुद ही बता देता है कि पॉलिसी को कैसे बदलना है। अगर वो ना हो तो फिर हमेशा इसे रेट्रोस्पेक्टिवली करना। अब पढ़ें जरा सी, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैज बीन इशूड दैट रिक्वायर अ कंपनी to change in its accounting policy but gives no guidance on the specific application of the change itself, तो रेट्रोस्पेक्टिवली होना। ट्रांजिशनल प्रोविजंस अगर नहीं है फिर इसने रेट्रोस्पेक्टिवली ही होना है, और रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब पिछले साल ठीक करना है, तो ये पॉलिसी चेंज है। स्टैंडर्ड ने कहा है लेकिन स्टैंडर्ड ने बताया नहीं है कि पॉलिसी कैसे बदलनी है, तो फिर पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली ही चेंज होती है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए। डी, 3 सिचुएशन है डेप्रिसिएशन के एंगल से, डेप्रिसिएशन का रेट बदल जाए, मेथड बदल जाए, लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, ये तीनों चीजें प्रोस्पेक्टिवली हैं, ठीक है, एस्टिमेट चेंज कंसिडर होते हैं। तो बी में क्या मसला, एस्टिमेट चेंज है और डी में भी एस्टिमेट चेंज है, बी और डी में एस्टिमेट चेंज है, देयरफॉर पिछले सालों में एडजस्टमेंट नहीं होगी, और ए में प्रायर पीरियड एरर है, और सी में पॉलिसी चेंज है जिसमें स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है, देयरफॉर रेट्रोस्पेक्टिवली। चल ठीक है, 2 ट्राई करें। टू ही है मेरा। जी सर, हाँ जी, अगर एस्टिमेट चेंज हुआ है तो कुछ भी नहीं करना, डिस्क्लोजर ही देना है यार, करंट की फिगर बदलनी है और पिछले सालों में कुछ नहीं होना। बी में क्या मसला,
वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली शायद कह रहा है। सी में तो कह रहा है फिगर्स ना बदले डिस्क्लोजर दे दे, और डी में तो एस्टिमेट अगर चेंज हो रहा है तो क्या करना, करंट ईयर की फिगर्स बदलनी है, पिछले सालों की नहीं। हाँ अगर फ्यूचर पे इम्पैक्ट आए तो करंट और फ्यूचर ईयर में चेंज आ सकता है, पिछले सालों में नहीं। 3 ढूंढा। जी सही वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करें। ये ठीक है मेरे ख्याल। प्रायर पीरियड एरर कैसे ठीक होता है, रीस्टेटिंग कंपैरेटिव फिगर्स एंड डिस्क्लोजिंग द नेचर, डिस्क्लोजर भी होता है, नेचर ऑफ एरर इन नोट्स। ए में क्या इशू है, ए में क्या मसला है, पढ़े। वो तो कहता है करंट ईयर में एडजस्टमेंट करें, करंट ईयर थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव एडजस्टमेंट होनी चाहिए। बी में मतलब ऐसे रिजर्व नहीं पिछले सालों में, नहीं सी क्लियर हो गया। 4 चेंज इन पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। ए सी डी बी, बी तो अक्सर क्वेश्चन तो अगर में भी करते रहे यार। 5 टू वेटेड एवरेज कभी चेंज किए, ये क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे थोड़ा सा आगे। अब तो रिवाइज कर चुके होंगे यार चीजें। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड अगर 5 टू वेटेड एवरेज पे आए तो क्या पिछले सालों में करेक्शन करेंगे, पॉलिसी चेंज है या एस्टीमेट चेंज है, 5 से वेटेड एवरेज या वेटेड एवरेज से 5 आना, ठीक है ना यार। 5 करें, इंडिविजुअली करें प्लीज। जी इस 2 सिचुएशंस में पॉलिसी बदली जा सकती है, स्टैंडर्ड बदल जाए या मोर रेलिवेंट और रिलायबल प्रेजेंटेशन हो जाए। कौन सी ऑप्शंस बनेंगी, ए एंड डी। 6, 7 और 8 जरा मेरे लिए छोड़ो,
6, 7, 8 ये एंड में मैं डिस्कस करता हूँ। 9 करें। ये सिनेरियो बड़ा लंबा सा बनाया हुआ है लेकिन बात शायद सिंपल है। क्या बदल रहा है? नहीं, चीज कौन सी चीज बदली है? यूजुअल लाइफ बदली है। चेंज इन एस्टिमेट है और रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज इन एस्टिमेट है, प्रोस्पेक्टिवली ठीक होना चाहिए। डन है प्लीज। 10 ये तो करवाना चाहिए। अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन तो फिर क्या करें? अर्लीस्ट पीरियड से शुरू करें जहां से हो सकता है। अगर पिछले सारे साल पॉसिबल नहीं है तो जहां से पॉसिबल है वहां से कर लें। मेक द चेंज ओनली इन करंट पीरियड, डू नॉट मेक द चेंज इन नेक्स्ट ईयर। ये ठीक है जी। बी 11 भी वैल्यू छोड़े, 12 पे है। तो कहते हैं करेक्टिंग द रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अमाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैड नेवर अकर्ड। नहीं, इसको एक सेकंड कंप्लीट करने से पहले 15 पे आया। 12 को पढ़ के जरा 15 पे आए। 15 पढ़े। अप्लाइंग a new policy to a transaction as if that policy had always been applied। वापस 12 पे जाएं। 12 में बात किसकी हो रही है बस ये बताएं। बारह में क्या डिस्कस हो रहा है? प्रायर पीरियड एरर। 15 में है। 15 में क्या डिस्कस हो रहा है? चेंज इन पॉलिसी। तो दोनों ये जो चीजें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होती हैं। ठीक है, वापिस आए 12 पे। लेकिन अगर एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करें ना तो उसके लिए एक वर्ड होता है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। और अगर पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया जाए तो उसके लिए वर्ड फिर क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो दोनों रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होते हैं। अगर पॉलिसी को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज किया जाए तो वर्ड हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और अगर एरर को रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक किया जाए तो दोनों रेट्रोस्पेक्टिवली हैं, लेकिन अगर डिफरेंशिएट करना पड़ जाए तो रीस्टेटमेंट किसके लिए? एरर के लिए। और एप्लीकेशन किसके लिए? पॉलिसी के लिए। तो 12 में है। 12 में क्योंकि एरर की बहस हो रही है तो फिर रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। और 15 में जाए वहां फिर फाइनली बताएं, आप ढूंढ के बताएं कौन सा ऑप्शन होनी चाहिए। डिफरेंस समझ आ रहा है? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक होना, एरर हो या पॉलिसी चेंज हो। लेकिन अगर एरर रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक हो रहा तो रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट है। और रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब है? अगर पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज हो रही है। तो जब भी 12 देखें
तो 7/15 पे भी नजर पड़नी चाहिए। ऑल्सो कंसिडर, लिखने साथ जरा जिनके पास है नोट्स, ऑल्सो कंसिडर 15। एक फाइनली बोल दें जरा, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब होता है भाई? अगर रेट्रोस्पेक्टिवली पॉलिसी बदली जा रही है, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अगर प्रायर पीरियड एरर ठीक किया जा रहा है। ठीक है, बाकी 13 पे आते हैं। ये अपने बुक में देखें, फर्स्ट लाइन है, अकाउंटिंग पॉलिसीज की पॉलिसी की शायद डेफिनेशन लिखी हुई है, प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस अप्लाइड इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिल जाएगा। तो किस चीज की डेफिनेशन है जी? अकाउंटिंग पॉलिसी। 14 ट्राई करें। खुद से जरा सोचे। एक दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। Adjustment of carrying amount of an asset and liability or the consumption of asset as a result of change in assessment. जी अपना जहन लड़ाएं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन असेसमेंट के वर्ड को अंडरलाइन करना जरा। चेंज इन एस्टिमेट है ये, एक डेफिनेशन लिखी हुई, चेंज इन असेसमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट, एसेट के अगर कैरिंग अमाउंट की एडजस्टमेंट करनी बिकॉज ऑफ चेंज इन असेसमेंट, तो इसको फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, सॉरी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की डेफिनेशन। ठीक है, बहरहाल इस तरह की डेफिनेशन मेरा ख्याल थोड़ी सी याद ही करनी पड़नी। अब 16 से ऑनवर्ड्स कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ये करें जरा 16। जी सर, कौन सी ऑप्शन आना चाहिए सर? डी तक। 2 साल गुजरने के बाद एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो पहला काम क्या होता है? अगर डेप्रिसिएशन के एस्टीमेट्स बदल जाएं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? WDV ऑन द डेट ऑफ चेंज। तो 2 साल की डेप्रिसिएशन बनती है 8, ठीक है जी, 8 50 20 डिवाइड बाय 5 पर एनम डेप्रिसिएशन 4 है। 2 साल गुजर गए, 3 गुजर गए, तो 2 सालों की क्यूमुलेटेड 8 मिलियन। WDV बनेगी 20 माइनस 8 12 डिवाइडेड बाय क्या करना होता है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जरा बता दें कब कब गिनते हैं? रिवैल्यूएशन के बाद भी गिनते हैं, इम्पेयरमेंट के बाद भी गिनते हैं, एस्टीमेट पे चेंज पे भी गिनते हैं, और मेरा ख्याल रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के बाद भी गिनते हैं। एक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की स्टोरी भी है। बहरहाल 3 मेन चीजें, रिवैल्यूएशन, इम्पेयरमेंट और एस्टीमेट चेंज। डिवाइड बाय 6, ठीक है, आंसर 2 आएगा। कैरिंग अमाउंट लेकिन आपने बतानी है।
अब कैरिंग अमाउंट क्या होगी? 20 में से 8 तो पहले लेस हो चुका था, 2 और लेस होगा। ठीक है जी 10। ठीक है सर 10 करें 70 जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। रेजिडुअल वैल्यू आ गई, इसे स्ट्रेट लाइन मेथड है। रेजिडुअल वैल्यू भी बदल गई है, लाइफ का एस्टीमेट भी खुद ही उसने बदल के बता दिया। डेप्रिसिएशन बतानी है जी, क्या आंसर है जी? ऑप्शन नहीं हो रहा, होना चाहिए यार ये। ठीक है प्लीज, 170 माइनस होगा और डिवाइड बाय 6 होगा। ये ऊपर तो आप 8 दिया हुआ था तो फिर आपने 6 लिया, नीचे 6 लिया तो 6 दिए। तो 16 और 17 में वहां 8 था, आपने 6 बताया, यहाँ 6 है, 6 ही लिए। रिमेनिंग लेना है हमने, वहां टोटल दिया हुआ था तो रिमेनिंग निकाल लिया था, यहाँ रिमेनिंग ही गिवन है। WDV is depreciated over the remaining useful life if there is a change in estimate of depreciation. ओके कौन सी ऑप्शन है जी? बीटा। ठीक है 18 करें, गलती से कैपिटलाइज हो गई थी। कौन से सालों की अमाउंट्स ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में एडजस्ट होंगी? 15, 16, 17, 18। 18 की अमाउंट प्रॉफिट लॉस में आएगी ना इस साल की। 1 जनवरी 18 की जो फिगर होगी रिटेन्ड अर्निंग्स की, उसमें किस साल तक के प्रॉफिट्स आ रहे होंगे? 17 तक के। तो 15, 16, 17 मींस 4 एंड 3, यही बनेगा 3, 4, 4। ठीक है 19 करें, ये लिस्टर्स कर रहे हैं प्लीज। ऑप्शन बी उसी से लिंक्ड है। जी सिंपल है। ये तो उसी एग्जांपल में जो 5 रह गया था 18 वाला, ये फिर किस साल के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा? 18 के। ठीक है अब 20th जो है ये मोहानी की तरह की सिचुएशन है, तो जरा आप लगाएं 2 मिनट, देखिए कुछ।
ये क्लोजिंग स्टॉक्स कम हो रहे हैं किस किस साल के? 12 13। लेकिन आपने किस साल पे इफेक्ट लेना है? 13। बताएं जी। जी करें वर्किंग कंप्लीट। जी सर कुछ याद आ जाएगा सर? 1.6 मिलियन से 2012 का प्रॉफिट कम होगा, 2 मिलियन से 2013 का प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट आएगा पिछले साल, उससे उसका फिर अगले साल को ओपनिंग स्टॉक पे भी इफेक्ट आएगा। 2012 का अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो 13 को ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से क्या होगा? इसी तरह रिवाइज करना जरा। 2013 में फिर पिछले साल के क्लोजिंग का इफेक्ट भी ओपनिंग के तौर पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा तो फिर प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 2012 का क्लोजिंग स्टॉक कितने से कम हो रहा है? 1.6 से। तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? ओपनिंग स्टॉक पूछा मैंने। अगर क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का कम होगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम ही होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये ढूंढ ले जरा मोहानी के नीचे। मोहानी के नीचे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे हमने। तीन चार पॉइंट्स लिखे हुए थे स्टॉक्स के एंगल से। अंडरस्टूड बेस से क्या क्लोजिंग ओपनिंग बनना है? पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा, अंडरस्टूड है। और अगर पिछले साल का क्लोजिंग कम होगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। वो बात की फिर बहस है कि ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ेगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से और ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट का रिलेशनशिप डिफरेंट हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स का क्या मतलब है? उलट का क्या मतलब है? ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पिछले साल जब 1.6 मिलियन से क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, उसकी वजह से 2013 में ओपनिंग स्टॉक कम होगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और 2 मिलियन क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होने से 2013 का प्रॉफिट कम होगा। तो नेट करके 0.4 मिलियन से प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? 2 मिलियन से कम होगा, 1.6 मिलियन से बढ़ेगा, तो नेट करके कौन सी ऑप्शन बनेगी? ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। ये वर्किंग नोट कर लें जरा सही तरह। एनी कंफ्यूजन जी? बहरहाल फाइनली जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके हो गया प्लीज? जी आपको क्लियर है सर? चलिए सर, बाकी जो अब मैंने ये अगले भी जो दो तीन है, ये फिर मैं उनके साथ ही ब्लिंक करता हूँ। जो जो मैंने छोड़े उन पर वापस आ जाएगा। हाँ जी 6 से शुरू कर लें दोबारा, बीच में जो रह गए हैं 6 से शुरू कर लें। मेरे साथ पढ़े दीजिए, 6 से शुरू करें। Which one of the following would be treated under IAS 8 accounting policies, change in accounting estimates and errors as a change in
as a change of accounting policy. Which one of the following would be treated under IAS 8? अब IAS 8 का आगे नाम लिखा हुआ, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। तो असल में सवाल ये है, which one of the following would be treated under IAS 8 as change in accounting policy? ये ठीक है, क्या ढूंढना है हमने, जरा ट्रांसलेट कर दें। मेरा ख्याल है मैंने आपको कहा, आपने मुझे कहा। मेरा काइंडली दोबारा वाइस वर्सा ले जाए, जरा लाइन ट्रांसलेट कर दें जरा। नीचे जो दिया हुआ है उनमें से कौन सी चीज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है IAS 8 के मुताबिक? ये पॉइंट ए पढ़े है ये। चेंज इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम वेटेड एवरेज टू FIFO, पॉलिसी चेंज है ये। बी, एस्टिमेट चेंज है। सी, adoption of revaluation model for non-current assets previously held as cost. सही वर्ड्स ये हैं कि ये IAS 8 में है ही नहीं। वैसे IAS 16 में जरा IAS 16 में जरा आना जाना हमने बार बार रिवैल्यूएशन के एंगल से। कॉस्ट मॉडल से अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल में आएंगे तो ये पॉलिसी चेंज होती है। लेकिन इससे पहले मैं आगे कोई बात करूं, जरा कभी आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया तो नहीं, मेरे ख्याल वैसे मान लेते हैं। कभी आज तक रिवैल्यूएशन कभी किया आपने? प्रोस्पेक्टिवली की है या रेट्रोस्पेक्टिवली की है? मतलब जिस डेट पर रिवैल्यूएशन करते हैं उससे आगे चलते हैं, फिर पिछले सालों में चेंज नहीं करते। तो कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना पॉलिसी चेंज है, लेकिन एज पर IAS 8 ये पॉलिसी चेंज नहीं होती, ये एज पर IAS 16 प्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है। मेरा सेंटेंस दोबारा सुना जरा। अगर आप कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो ये पॉलिसी चेंज तो है, लेकिन अंडर IAS 8 इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका ट्रीटमेंट एज पर IAS 16 वही है जो आपको पता है। तो अब जरा सी पढ़ें। अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर नॉन करंट एसेट्स प्रीवियसली हेल्ड एट कॉस्ट, क्या ये पॉलिसी चेंज है? लेकिन ये अंडर IAS 8 पॉलिसी चेंज नहीं। मेरे साथ साथ रहिएगा, इसका मैंने जो 2-3 छोड़े हैं मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे मेरे वर्ड समझ आ गए? इसको प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं या रेट्रोस्पेक्टिवली? IAS 16 के मुताबिक इसे प्रोस्पेक्टिवली चेंज करते हैं। डी, कैपिटलाइजिंग ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट हैव अरीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप गौर से पढ़ें तो ये पॉलिसी चेंज की बहस ही नहीं है। ये सेंटेंस क्या है? आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज किया है जो फर्स्ट टाइम कोई लोन लिए, तो ये तो कोई चेंज इन पॉलिसी है ही नहीं। चेंज इन पॉलिसी क्या होती है कि पहले कुछ और हो रहा है बाद में कुछ और हो रहा हो, तो ये तो पॉलिसी चेंज है ही नहीं। हाँ, ये आपने वैसे पढ़ा हुआ IAS 8 में, जरा सेकंड पेज देखें अपना IAS 8 का। अगर पिछले सालों में वो जो स्टैंडर्ड बदलने की वजह से एक सेकंड एग्जाम्पल, जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी, पिछले सालों में अगर पिछले स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट किया हो और बाद में स्टैंडर्ड बदलने की वजह से अगर आपने बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया हो, तो ये चेंज इन पॉलिसी है और IAS 8 के मुताबिक ही है। लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी क्यों नहीं है? डी पॉइंट, ये तो अभी फर्स्ट टाइम है लोन लिया आपने, फर्स्ट टाइम लोन लिया और आपने कैपिटलाइज कर लिया, तो ये पॉलिसी शायद फर्स्ट टाइम अडॉप्ट हुई है, ये चेंज नहीं कंसिडर होगा। तो अब जरा दोबारा ऊपर वाली फर्स्ट लाइन में है, हमने ढूंढना क्या था? हमने IAS 8 के मुताबिक पॉलिसी चेंज ढूंढनी थी। तो मुझे अब जरा दोबारा करनी है, आपने बताना है ए पॉलिसी चेंज है, तो ये IAS 8 के मुताबिक पॉलिसी चेंज है। बी, एस्टीमेट चेंज है, पॉलिसी चेंज है ही नहीं। सी, ये पॉलिसी चेंज है लेकिन IAS 8 के अंडर पॉलिसी चेंज है। डी, ये पॉलिसी चेंज ही नहीं, ये पॉलिसी चेंज फर्स्ट टाइम पॉलिसी अडॉप्ट हुई, ये पॉलिसी चेंज ही नहीं। तो अगर हम एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें तो इसमें एज पर IAS 8 पॉलिसी चेंज सिर्फ ए है। पॉलिसी चेंज इसमें दो है वैसे, कौन कौन सी? ए एंड सी। लेकिन जो सी है उसका ट्रीटमेंट एज पर IAS 8 नहीं है, उसका ट्रीटमेंट एज पर IAS 16 है।
मुझे जरा 2 मिनट और दें, जरा मैं जितने छोड़े हैं उनको जरा एक दफा आपके सामने सारा रख देता हूँ, क्योंकि ये शायद फर्दर एक्सप्लेन होनी बात, मैंने इससे इकट्ठे इनको करवाने की कोशिश की है। जस्ट एक मिनट, ये पहला मेरे समझ आ गया, बाद में दोबारा इससे मैंने पूछना भी आपको। जी 7 पढ़े। Which one of the following would be a change in accounting policy in accordance with IAS 8, accounting policies, accounting estimates and errors? Once again, आपने change in policy according to IAS 8 ढूंढनी है। Adjustment of residual value. Adjustment of residual value based on latest information received. Adjusting residual value. ये पॉलिसी चेंज है। ये तो 3 चीजें बार बार गिननी हमने यार, दोबारा बताने कौन सी 3 चीजें? रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये एस्टिमेट्स चेंज है। तो ये पहली चीज एस्टिमेट चेंज है। दूसरा पढ़े, चेंज इन रिपोर्टिंग डेप्रिसिएशन चार्जेस एज कॉस्ट ऑफ सेल रादर देन एज एडमिन एक्सपेंसेस। इसकी सिंपल ट्रांसलेशन करें। नहीं सॉरी, क्या करें? हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को चार्ज करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज किया है रादर देन एडमिन एक्सपेंस। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज नहीं हुआ, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिक्लासिफाई हुआ। रिक्लासिफाई होने का मतलब जरा पढ़ के वर्ड्स के साथ बताएं। नहीं, कहाँ से, मतलब कहाँ के जाए कहाँ? हमने ये किया है कि हमने एडमिन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन को चार्ज करने की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज किया। ये अमाउंट नहीं बदली, सिर्फ क्लासिफिकेशन बदली है। तो ये मैं बताता हूँ ये क्या है, आप आगे चले। सी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रादर देन स्ट्रेट लाइन। ये तो एस्टिमेट चेंज उसी में आ रहा है, मेथड चेंज हुआ। डी रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम कॉस्ट टू। अब इसको भी अगर हम कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, इसका भी IAS 2 में लिंक है, IAS 8 से लिंक ही नहीं है। और शायद ये भी थोड़ा सा अगर IAS 2 जहन में आ सके, इसे कभी भी अपने पर्सपेक्टिव की चेंज नहीं की है। ये भी एस्टिमेट चेंज की तरह है कि हमारा अंदाजा था, अंदाजा है कि कॉस्ट इतनी है और NRV में चेंज आ गया, तो ये वैसे भी IAS 2 में एप्लीकेबल है। हमने अब दोबारा जरा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 7 में ढूंढना क्या है? पॉलिसी चेंज ढूंढनी है IAS 8 के मुताबिक। तो इसमें A क्या है, जरा दोबारा बताएं। एस्टिमेट चेंज है। C आप बताएं। ये भी एस्टिमेट चेंज है। D हाँ जी, कुछ भी नहीं, मतलब एस्टिमेट चेंज अगर कहना भी है तो एस्टिमेट चेंज है, पर्सपेक्टिव है। बी में अब डेप्रिसिएशन चेंज नहीं है, डेप्रिसिएशन की क्लासिफिकेशन चेंज है। अब इसमें करना ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ध्यान से सुना जरा, 2022 में डेप्रिसिएशन को एडमिन एक्सपेंसेस की बजाय अगर कॉस्ट ऑफ सेल में समझ आ जाएगा, रिक्लासिफाई किया है एडमिन एक्सपेंसेस में लिखने की बजाय आपने इसे कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा है, तो फिर पिछले सालों में भी ये चेंज करना होता है। पिछले सालों में चेंज करने का मतलब पिछले सालों में भी फिर आप एडमिन एक्सपेंसेस से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। तो ये जो रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये फिर रेट्रोस्पेक्टिवली की जाती है और एज पर IAS 8। तो इसमें पॉलिसी चेंज सिर्फ कौन सी है? बी, लेकिन इसके साथ एक सेंटेंस लिखा जरा, और इसको भी जरा मुझे अभी मौका दीजिएगा, मैं जरा बात को जरा इकट्ठा करके फिर एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेंटेंस इसके साथ लिखें बी के साथ, रिक्लासिफिकेशन। ये रिक्लासिफिकेशन मैंने किसको बोला है? नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन चार्ज कहाँ था और कहाँ हुआ है, किस हेड से निकाल के किस हेड में लिए? तो रिक्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस are to be adjusted retrospectively। अगर कोई एक्सपेंस की अपनी क्लासिफिकेशन चेंज की है तो फिर सिर्फ करंट ईयर में उससे चेंज नहीं करना, उसे फिर पिछले सालों में भी करना, ताकि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन सही रहे। अगर आपने इस साल एडमिन एक्सपेंसेस में लिखने के बजाय कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा, तो इस साल के एडमिन एक्सपेंसेस कम होंगे,
लेकिन अगर पिछले सालों में एडमिन एक्सपेंसेस में लिखा रहने देंगे तो फिर वो कंपैरिजन सही नहीं हो सकेगा। कंपेरेबिलिटी जेन में आ जाएगी, फिगर्स कंपेयर करने के लिए फिर अगर आपने क्लासिफिकेशन बदली है तो फिर वो पिछले सालों में भी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली एडजस्ट होनी चाहिए। तो प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, कुछ वर्ड समझ आ गए यहाँ तक? ठीक है, मुझे जरा कंप्लीट करने दीजिएगा जितने हैं, फिर मैं एक दफा अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर आ गया तो मैं डिस्कस करता हूँ। अब आए 8 पे जरा। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स है तो जो शायद मैंने बताना था नया वो शायद कुछ मैंने बता दिया, थोड़ा सा एफर्ट करें बाप। which of the following items are change in accounting policy under IAS 8? जी ए पढ़े, इंडिविजुअली पढ़े। और ट्रांसलेशन करें एक है। नहीं, सिंपल ट्रांसलेशन जी हुआ क्या है? कमीशन इनकम को कहाँ क्लासिफाई किया है और पहले कहाँ क्लासिफाई कर रहे थे? रेवेन्यू का मतलब सबसे ऊपर क्लासिफाई किया है जहां सेल होती है। पहले कहाँ ले रहे थे? ऑपरेटिंग इनकम में ले रहे थे। तो ये भी एक रिक्लासिफिकेशन हुई है किस चीज की? इनकम की। नंबर 7 में रहे, वहां किसकी रिक्लासिफिकेशन हुई थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। बी में है switching to hiring of plants on lease from a previous policy of purchasing plants for cash। डेफिनेटली लीज का बहुत ज्यादा आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन जरा सेंटेंस की ट्रांसलेशन आप शायद कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी करें ट्रांसलेशन। पहले प्लांट्स को कैश पे खरीदते थे, तो अब गौर से सोच के बताइएगा क्या ये कोई पॉलिसी चेंज हुई है? ये तो शायद खरीदने की कोई पॉलिसी है जिसको हमने बदला। पहले हम क्या करते थे, एसेट्स को कैश में खरीद लेते थे, अब हम क्या करने लगे? तो क्या पिछले एसेट्स के जिनको हम कैश में खरीदते रहे हैं अब उनकी पिछले सालों में जाके लीज करवाएंगे? तो ये सिंपली क्या हुआ है, हमने शायद परचेज करने का तरीका बदला है। तो जो पुराने एसेट्स होंगे उनकी क्या एंट्री होगी? प्लान डेबिट कैश क्रेडिट, और जो नए हैं प्लान डेबिट और फिर पेबल होगा लीज का। तो ये कोई एसेट IAS 8 वाली पॉलिसी चेंज नहीं है, ये तो हमने चीजों को खरीदने का अपना तरीका बदला। ठीक है, वर्ड से वर्ड है तो सही बीच में पॉलिसी, लेकिन चीजों को खरीदने का तरीका बदला। पहले कैसे खरीदते थे और अब कैसे खरीद रहे हैं? तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करेंगे। सी रिवर्सल ऑफ राइट डाउन IAS 2 है once again। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन टू NRV ऑफ द इन्वेंट्री आफ्टर सेल प्राइस इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ये तो IAS 2 में चेंज इन एस्टीमेट है। डी बताएं मीनिंग, मीनिंग यूसुफ लाइफ का एस्टीमेट बदला है। अब दोबारा इसकी पॉइंट 8 की हेडिंग पढ़ें, हमने ढूंढना क्या इसमें? कौन सी पॉलिसी चेंज? एज पर IAS 8 ढूंढनी पॉलिसी चेंज। अब इसमें बताएं जी आपका क्या ओपिनियन है? ए टिक लगाएं और वंस अगेन जी कौन सी एडजस्टमेंट है? रिक्लासिफिकेशन, लेकिन ऊपर रिक्लासिफिकेशन थी, ये रिक्लासिफिकेशन ऑफ इनकम है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मैं कुछ समझा भी पा रहा हूँ ये नहीं कि ये जो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इनकम है इसे पिछले साल कैसे ठीक करेंगे? नहीं मतलब पढ़ के इस साल क्या करने लगे हम? अदर ऑपरेटिंग इनकम से निकाल के इसे रेवेन्यू में अगर लिख रहे हैं तो पिछले साल भी क्या करेंगे? ऑपरेटिंग इनकम से निकाल के रेवेन्यू में लिख रहे हैं। जिस तरह ऊपर डेप्रिसिएशन को कहां से निकाल रहे थे? एडमन को अगर कॉस्ट ऑफ सेल में ले रहे हैं तो फिर पिछले सालों में भी, तो अगर रिक्लासिफिकेशन होगी कोई एक्सपेंसेस है इनकम की, तो वो एज पर IAS 8 पॉलिसी चेंज ही कंसिडर होगी रेट्रोस्पेक्टिव। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरी अभी जरा बात जरा पूरी हो लेने में, मैंने अभी इनको नोट जरा करते रहिएगा 6, 7, 8 और देन मैंने आगे छोड़ा था, नहीं अभी 11 भी छोड़ा था, 11 पे आया। अब जो बाकी है इसमें हम ये अपनी ये 3 वाली जो बहस है इसको शायद कंक्लूड कर सकते हैं। Which two of the following would be treated as change of accounting policy?
अब इस पे पहले आप 1 मिनट अपना लगाएं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने प्लीज पार्टिसिपेट करना है। जी इसमें जरा अपना ओपिनियन करनी सारे बताएं ताकि मुझे कोई आइडिया हो कि हम कुछ समझ सकें कि नहीं। ये ना करें यार खुदा के लिए, ये बेटा पॉलिसी चेंज ही नहीं है, वो तो फर्स्ट टाइम ग्रांट मिली, एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स फर्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये तो फर्स्ट टाइम पॉलिसी अभी अडॉप्ट हुई है। पॉलिसी चेंज का क्या मतलब होगा, पहले कोई और पॉलिसी कर रहे थे फिर कहीं और आ गए, तो व्हाट इज ए फर्स्ट अडॉप्शन, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी है, तो व्हाट इज बी पॉलिसी चेंज, ये पॉलिसी चेंज है सर जी, पॉलिसी चेंज है सर, सही कह रहे हैं सर, ऐसे परेशान ना मैं जानबूझ कैसे कर रहा हूँ। ये 6 में वापस आए, 6 कंसंट्रेट, 5 मिनट बस कंसंट्रेट और, ये 6 में तो आपने सी मेरे टिक नहीं करवाया, वहां पर रिक्वायरमेंट थी कि IS 8 के मुताबिक पॉलिसी चेंज कौन सी है, तो IS 8 के मुताबिक रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना पॉलिसी चेंज नहीं है, लेकिन अब पॉइंट नंबर 11 जो पढ़ रहे हैं इसमें IS 8 के मुताबिक नहीं पूछ रहा, चेंज इन पॉलिसी पूछ रहा, तो क्या रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना पॉलिसी चेंज है, लेकिन कौन से स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, IS 16 के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा, और रिक्लासिफिकेशन तो होपफुली अब मेरी बात अब याद आ जाएगी आपको। डी क्या है, ए क्या है, नहीं मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ कहना तो कह लेते हैं, लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी, ठीक है। लेकिन अभी भी बात मेरी अब कंक्लूड हो लेने दें 21, 22 और 23 पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को साथ दे रहे हैं, disclosure requirements of IS 8 in respect of change in policy are not applicable in case of, पहले मेरी तरफ देख के जरा, आपको पता है कोई अगर पॉलिसी चेंज हो जाए IS 8 में तो उसके डिस्क्लोजर्स होते हैं, बता देंगे, मतलब तीन चीजें शायद, नेचर, रीजन एंड लाइन ऑफ आइटम्स पे जो इफेक्ट होता है, IS 8 में ये 3 तरह के डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं अगर पॉलिसी चेंज हो जाए, तब वो पूछ के रहा हमसे, पहले पहली लाइन के ट्रांसलेशन करें। IS 8 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किस चेंज इन पॉलिसी पे एप्लीकेबल नहीं है, अब ढूंढें। सही बताना चाहिए आपको वैसे, और किसी नई चीज पे जा रहे हैं तो गलत जा रहे हैं। ए पॉलिसी चेंज है, एज पर IS 8 पॉलिसी चेंज है, तो इसके डिस्क्लोजर्स भी IS 8 वाले होंगे। बी पॉलिसी चेंज है पॉलिसी चेंज है, लेकिन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स IS 16 की अप्लाई होंगी, IS 16 में कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, रिवैल्यूएशन के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, तो चेंज इन पॉलिसी है, लेकिन इस पे IS 8 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की बजाय IS 16 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, रिवैल्यूअर का नाम, डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, वही स्टोरी जो शायद होपफुली अब याद होगी अब। सी अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी अभी बेसिकली FA2 है, वैसे अगर पॉलिसी चेंज करें आप रेवेन्यू की तो उस पर भी IS 8 के डिस्क्लोजर अप्लाई होते हैं, तो इसमें अगर आप जो अभी पढ़ के आ रहे हैं उसमें बी है। एक सेकंड दोबारा जाएंगे, 21 से पहले कौन सा कर रहे थे, 11 पे जाए, 11 पे अभी थोड़ी देर पहले आप क्या क्या किए हैं रिवैल्यूएशन के एंगल से, पॉलिसी चेंज है,
तो यहां मैंने नोट में टिक लगा दिया। पॉलिसी चेंज है लेकिन IAS 8 के मुताबिक नहीं, IAS 16 के मुताबिक। देयरफॉर इसका ट्रीटमेंट IAS 16 के मुताबिक और इसका डिस्क्लोजर भी IAS 16 के मुताबिक होना। कुछ अब समझ आना शुरू हुआ, लेकिन 22 और 23 अब आपने फाइनल करना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। बहुत ओके से चेंज इन पॉलिसी ढूंढना है एज पर IAS 8। एज पर IAS 8 नहीं लिखा हुआ, तो कौन से दो टिक लगाएंगे? नहीं, 1 सही है, 2 सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? ऑप्शन बता दें। ये ठीक है जी, सी। अब 23rd से पहले ये जितने अभी मैंने करवाए आपको, इस 6, 7, 8, 11, 20 और 21, इसको जरा 5 मिनट इंडिविजुअली पढ़ना आपको। 6, 7, 8, 11, 21 एंड 22, यही थे। ये जितने भी हमने पढ़े हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको जरा काइंडली इंडिविजुअली देख लें। अब बात अगर हो ही गई है तो इसको सही तरह कंक्लूड कर लगा। 6, 7, 8, 11, 21 एंड 22। रिवाइज प्लीज। बेटा फहद जाने दे गुस्सा यार। अगर 11 में डी कंसिडर करना है तो 1 में ए कंसिडर क्यों नहीं किया? 1 में बी कंसिडर क्यों किए? यार वो बस करें यार। ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स चेंज इन पॉलिसी होता है।
बात प्लीज यार बस कर लो। ये हो गया जी फाइनल। क्या इसकी अगर कोई क्रक्स सोचा तो इसका क्रक्स क्या है? रिवैल्यूएशन के एंगल से, रिवैल्यूएशन कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आना पॉलिसी चेंज नहीं है। हाँ जी, लेकिन पॉलिसी चेंज IAS 8 के मुताबिक नहीं है, IAS 16 के मुताबिक पॉलिसी चेंज तो है, देयरफॉर IAS 16 ही इस पे लगना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए भी और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का। कोई कंफ्यूजन जी प्लीज? अच्छा जरा एक मिनट, वॉल्यूम 1 निकालिएगा। वॉल्यूम 1 में पेज नंबर 242 निकाला। पेज नंबर 242 है वॉल्यूम 1? एक मिनट निकालिएगा। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ? ये कहा था मैंने उस जमाने में। नहीं ये अटेम्प्ट हुआ हुआ ना, ये मेरा ख्याल डिस्कस किया हुआ ये। अगर किया हुआ तो 23 करवाएं। मेरा ख्याल था कि शायद नहीं किया हुआ है कुछ ज़हन में। चलो एक बार 23 पे आए जरा। ये 23 MCQ रहता है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह सर MCQ नंबर 23 करा। जी प्लीज फाद मिल गया नंबर 1। एक मिनट लें प्लीज। तब पेज नंबर 242 है वॉल्यूम 1 का। देखो बेनिफिट महसूस होता है इससे MCQs का, या बस आते हैं कि रूटीन सी बनी हुई है? मेरा तो ख्याल है कोशिश यही है कि जो चीजें आपकी नजर से नहीं गुजर रही आपको, आई होप कि, बल्कि मेरी ख्वाहिश तो यही कि आपको ये महसूस होता हो कि ये तो देखा ही नहीं। तो आपने देखा इसलिए नहीं क्योंकि आप बस क्वेश्चंस करते रहते हैं और थ्योरेटिकली चीजें नहीं पढ़ते। ठीक है, बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर महसूस हो रहा है जिस तरह भी मैंने पेज नंबर 8, 9, 10, 11, मेरा नहीं ख्याल उस पर टाइम लगा अभी तक। चले भारत अभी देना है नहीं ठीक है चले, अब तो ख्वाहिश पैदा होगी। जी दो एडजस्टमेंट्स ढूंढनी है आपने, दो सिचुएशंस। कौन सी दो सिचुएशंस ढूंढनी है जिनमें, जिसमें IAS 8 के मुताबिक पिछले सालों में एडजस्टमेंट होनी है? जी ए में होनी है। ए क्या है? नहीं बेटा IAS 8 है ये, लेकिन एस्टिमेट चेंज है, ये चेंज इन एस्टिमेट है यार। मतलब ये नहीं कह सकते हम ये IAS 8 में नहीं है, ये IAS 8 है लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं है। बी, अब ये जो बी है ना, ये है पेज नंबर 242। अगर आप IAS 40 में कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल में जाएंगे तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली होता है। ये मेरे पेज नंबर 242 इसकी मेरे ज़हन में आया है। ये पेज नंबर 242 आज आपने रिवाइज करना था, इसके साथ होमवर्क लिखना था। IAS 40 में अगर कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे आएंगे तो फिर पिछले सालों में भी उसका इफेक्ट आएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिवली ही पॉलिसी चेंज होती है। मैं तो थोड़ी देर पहले कहता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टिवली चेंज होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं किस स्टैंडर्ड की बहस कर रहा था? IAS 16 में रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, जिस डेट पे फेयर वैल्यू है उस डेट से आगे चलते हैं। लेकिन ये पेज नंबर 242 वाला क्वेश्चन अब मस्ट हो गया। एक नजर देखिएगा, इसमें पिछले सालों में जाके भी फेयर वैल्यू की चेंज रिकॉर्ड हुई है। कॉस्ट मॉडल से अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज है इन केस ऑफ IAS 40। ठीक है, तो ये इस वजह से मेरे ज़हन में आया था, पता नहीं मुझे लग रहा था शायद कि पता नहीं किया ही नहीं, मेरा ख्याल है किया हुआ लेकिन रिवाइज करना है। सी बताएं। प्रायर पीरियड एरर है ये, तो प्रायर पीरियड एरर में रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगी। डी, डी भी पॉलिसी चेंज है।
डी पॉलिसी चेंज है, डी फर्स्ट टाइम पॉलिसी चेंज है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एक कौन से इसके आंसर्स हैं? बी सी, लेकिन ये बी जो है ये जरा फाइनल करना है। IAS 16 में रिवैल्यूएशन कैसे होती है? प्रोस्पेक्टिवली कहना तो कह लें, लेकिन सही बता दें जरा। डेट ऑफ रिवैल्यूएशन से आगे, पिछले सालों में नहीं, लेकिन पेज नंबर 242 पे ये जो फखर है इसमें जरा देखिएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मॉडल बदल रहा है, कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल।